हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट। मैं हूं सोनिया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास +1 चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम की थर्ड वीडियो, जिसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा था। अभी तक हमने पढ़ा कि एटम के लिए डिफरेंट मॉडल्स आए, लाइक थॉमसन मॉडल आया, रदरफोर्ड मॉडल आया और उनकी ड्रॉबैक्स भी पता लगी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, सबके बारे में पढ़ा। अब जब रदरफोर्ड मॉडल आया, उसमें जब जो ड्रॉबैक्स रही, अब उसे दूर करना था, तो नील्स बोहर ने उसके आगे एक्सपेरिमेंट्स किए और स्टडीज़ की, जिन स्टडीज़ में जो उसको रिजल्ट्स मिले तो उसने इम्प्रूव करा। रदरफोर्ड का जो मॉडल में प्रॉब्लम्स थी उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश की, और बोहर के मॉडल के लिए जो मेजर रोल था वो क्या था, जो डेवलपमेंट्स हुई वो क्या थी जिसके कारण बोहर मॉडल बन पाया। फर्स्ट थी ड्यूअल करेक्टर ऑफ दिस electromagnetic radiation, which means that radiations possess both wave-like and particle-like properties। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसका डबल करेक्टर है, उसमें वो वेव लाइक भी होती है उसमें प्रॉपर्टीज और पार्टिकल लाइक भी होती है। सेकेंड उसमें ये आया कि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में बताते हैं, वो अभी बाद में हम पढ़ेंगे। उसमें बताया गया कि क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं एटम्स में, उससे एटॉमिक स्पेक्ट्रा शो होता है। तो ये सारे इसके बारे में बाद में आएंगे, लेकिन अब तो उससे पहले हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें वेव नेचर के ऊपर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी वेव नेचर कैसी है। अब इस थ्योरी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी बोला गया इसको, ये बढ़ाई थी जेम्स मैक्सवेल ने 1870 में। अब उसने क्या बोला, उसने पहले पूरी एक्सप्लेनेशन दी कि चार्ज्ड बॉडीज जो हैं और जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनके बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है, और जब इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं वो किसी एक्सेलरेशन के अंडर मूव करते हैं। जब इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स एक्सेलरेशन के अंडर मूव करते हैं तो उसमें ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और ट्रांसमिट होती है, और ये फील्ड्स जो होती हैं ये ट्रांसमिट होती हैं वेव्स की फॉर्म में, और उन वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसी बेस पर जैसे लाइट है, लाइट के बारे में पहले कहा जाता था कि लाइट जो है वो पार्टिकल टाइप होती है, उसमें वो सिर्फ पार्टिकल्स ही बनी हुई है, न्यूटन ने जैसे बोला था। बाद में लेकिन फिर पता लगा कि उसकी वेव नेचर भी होती है। मैक्सवेल ने बताया कि जो लाइट वेव्स होती हैं उसमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक करेक्टर दोनों होते हैं। तो उसमें उसने कुछ प्रॉपर्टीज दी इसी सारे रिजल्ट्स के ऊपर, कि इन्हीं बातों के ऊपर, इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स पे, कि पहली प्रॉपर्टी थी कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। वो ऑसिलेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल से प्रोड्यूस होते हैं, और वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स परपेंडिकुलर हैं किसके, एक दूसरे के। मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। मतलब जिधर को जा रही है वेव उसकी डायरेक्शन से भी ये परपेंडिकुलर है। ये आप देख सकते हो इसमें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रेड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रही है, ये ब्लू लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, और ये लाइन जो है ये आपको डायरेक्शन शो कर रही है। तो जो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? सेकंड प्रॉपर्टी थी कि साउंड वेव्स, जैसे साउंड वेव्स या वाटर वेव्स होती हैं, अब उन्हें तो मीडियम चाहिए, किसी मतलब जैसे एयर, वाटर, किसी मीडियम के थ्रू ही, कोई सॉलिड या लिक्विड इसी के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम, और वो वैक्यूम में भी मूव कर सकती हैं। और फिर उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं।
अब उनकी क्या टाइप्स हैं, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इतनी सारी टाइप्स हैं। ये भी बात है कि उन रेडिएशंस की बहुत सारी टाइप्स कैसे है, क्या चेंजेस हैं उनमें, वेवलेंथ या फिर फ्रिक्वेंसी के कारण उनमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स बन जाती हैं, और इसीलिए हम उसे कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मीन्स डिफरेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना है वो बन गया, रेडिएशन से बना है वो बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसकी एग्जांपल है, फर्स्ट है रेडियो फ्रिक्वेंसी। अब जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है ये रीजन है जो जिसमें 10⁶ हर्ट्ज तक होता है, और ये कहाँ यूज़ होता है, ब्रॉडकास्टिंग में। फिर आता है माइक्रोवेव रीजन। अब माइक्रोवेव रीजन कौन सा है, 10⁻10 हर्ट्ज में, जो कि राडार्स में यूज़ होता है। फिर आता है इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन क्या होता है, 10⁻13 हर्ट्ज के में होता है, और ये यूज़ होता है हीटिंग में। फिर आता है यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रीजन, ये 10⁻16 हर्ट्ज में है, और ये सन की रेडिएशन का एक कंपोनेंट है। फिर आते हैं विजिबल लाइट। विजिबल लाइट 10⁻15 हर्ट्ज में है, और इसी जो ये विजिबल वाला पोर्शन है ये वो पोर्शन है जो हम देख सकते हैं, बाकी हम नहीं देख सकते। तो ये इसमें शो भी किया गया है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये एफएम, एएम, ये लॉन्ग रेडियो वेव्स। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं एक बैंड है, ये जो ऑरेंज ब्लू लाइंस हैं, ये बना रहा है विजिबल रीजन, विजिबल स्पेक्ट्रम जो हम देख सकते हैं। और तो ये यानी स्पेक्ट्रम तो बहुत बड़ा है, पर जो विजिबल पार्ट है वो बहुत ही छोटा है, ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ दिस स्पेक्ट्रम। तो इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया गया, इसमें ये जो रेडिएशंस हैं ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ की में लगी हुई हैं या फिर डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी। वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी ऑपोजिट होते हैं, तो इसमें इंक्रीजिंग वेवलेंथ है या आप कह सकते हैं डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी है। फिर उसके बाद आते हैं करेक्टरिस्टिक्स कि इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वेव की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली आई वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ जिसे हम लैम्डा से शो करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं, दिस साइन इज नोन एज लैम्डा। अब इसमें क्या होता है कि जो दो कंजक्टिव क्रेस्ट एंड ट्रफ होते हैं उसको मिलाकर बना वेवलेंथ। जैसे आपने एक ग्राफ बनाया है, अब उसमें वेव जा रही है तो ये ऐसे जा रही है, तो ये क्रस्ट और नीचे वाला डिप्रेशन होता है वो कहलाता है ट्रफ, ऊपर वाला क्रस्ट नीचे ट्रफ। तो डिस्टेंस जो होता है किसी भी दो कंजक्टिव क्रस्ट में, यानी यहाँ से यहाँ तक ये, या फिर ये वाला और एक अगर हम ये वाला ले लें तो यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाती है वेवलेंथ। फिर आया फ्रिक्वेंसी। वेवलेंथ की ऐसा ही यूनिट होती है मीटर, मतलब एज ए डिस्टेंस ये शो होती है ना। फिर आया फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितनी वेव्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर सकती हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं न्यू से, इसे हम बोलते हैं न्यू। और इसकी ऐसे यूनिट है हर्ट्स या फिर पर सेकेंड। हर्ट्स किससे नाम दिया गया, हर्ट्स दिया गया हिनरिच हर्ट्स ने इसे वो किया था, इसको फाइंड आउट किया था, तो इसका नाम, इसकी यूनिट दी गई हर्ट्स। फिर आया वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है कि 1 सेकेंड में जितना लीनियर मतलब सेम लाइन में सीधा लीनियर डिस्टेंस वेव ट्रैवल कर सकती है उसे कहते हैं वेलोसिटी। अब वैक्यूम में सारे टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, चाहे वेवलेंथ वगैरह से कोई मतलब नहीं है, वो सारी की सारी सेम स्पीड पे घूम रही हैं। वैक्यूम में तो वेवलेंथ से कोई लेन देन नहीं है, सारी की सारी रेडिएशंस जो हैं वो सेम स्पीड के साथ घूमती हैं, वो सेम स्पीड के साथ ट्रैवल करती हैं, और वो स्पीड क्या है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे हम स्पीड ऑफ लाइट भी कहते हैं और सी से डिनोट करते हैं। और उसके आगे आते हैं रिलेशनशिप फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी सी, जिसे हमने अभी स्पीड ऑफ लाइट कहा, और सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, यानी कि फ्रिक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फिर नेक्स्ट आता है वेव नंबर। नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ के अंदर कितनी वेवलेंथ्स आ रही हैं
पर यूनिट लेंथ, आप ये कह सकते हैं जिससे जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ में हमने कितनी वेवलेंथ्स आ रही हैं, इसको रेसिप्रोकल किया। जैसे पर मीटर में इसको इसीलिए शो करते हैं, क्यों? क्योंकि लैम्डा था मीटर और इसका रेसिप्रोकल हो गया पर मीटर। तो इसके आगे इसको कई बार हम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर में भी यूज़ कर लेते हैं, वैसे यूनिट नहीं है, पर अगर हमें कई बार जो कॉमनली यूज़ होती है वो पर सेंटीमीटर की में आ जाती है। फिर इसके बाद आता है लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, उसने क्या किया, उसने प्रॉपर्टीज लाइट की बताई, लाइक डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ऐसी तो बता दी, पर ये और कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जैसे ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं एक्सप्लेन कर पाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाई, और वेरिएशन जो है हीट कैपेसिटी जो सॉलिड्स की है उसमें नहीं, उसको नहीं बता पाई एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स भी नहीं बता पाई विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, मीन्स हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ज़्यादा करते हैं, तो ये किसी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब हमने कहा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन है नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज। जैसे हॉट बॉडीज है उसमें से कैसी रेडिएशन है वो इमिट हो रही है, तो जो भी आइडियल बॉडी होती है वो इमिट या एब्जॉर्ब करती है रेडिएशंस की, कौन सी? ऑल फ्रीक्वेंसी की। कोई भी ऐसी बॉडी जो रेडिएशंस को इमिट या एब्जॉर्ब करे हर टाइप की फ्रीक्वेंसी यानी ऑल फ्रीक्वेंसीज की, उसे कहा जाता है ब्लैक बॉडी। और जो रेडिएशन इमिट होती है इन बॉडी से उसे बोल दिया जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जिस बॉडी ने इमिट या एब्जॉर्ब की सब फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन वो थी ब्लैक बॉडी, और जैसे जिसने इमिट की है इस बॉडी ने जो रेडिएशन उसे बोला ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब जो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी होती है डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इमिटेड रेडिएशन का ब्लैक बॉडी से, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? उसके टेम्परेचर पर। अगर कोई टेम्परेचर हमें टेम्परेचर दिया गया है, उस पर जो इंटेंसिटी है रेडिएशन की, जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो इमिट कर रहा है वो जैसे वो इंक्रीज होता है, इंटेंसिटी इंक्रीज होती है विद डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ, और वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है गिवन वेवलेंथ में, और उसके बाद वो फिर से डिक्रीज होना आगे जाकर शुरू हो जाती है, मैक्सिमम पर पहुंचकर फिर डिक्रीज होने लगती है आगे, और जब वेवलेंथ डिक्रीज होगी। फिर आते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। अब मैक्स प्लैंक ने ये थ्योरी दी थी 1900 में। इसने बताया कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जो हम कहते हैं कि एब्जॉर्ब करते हैं, इमिट करते हैं, वो सब किस में करते हैं? वो एक डिस्क्रीट मैनर में करते हैं, वो कभी भी emit energy, emit or absorb energy in only in discrete quantities, energy, we didn't write here energy, तो वो एनर्जी को डिस्क्रीट क्वांटिटीज मीन्स छोटी छोटी क्वांटिटीज में, छोटे छोटे पैकेट्स में वो इमिट या एब्जॉर्ब कर सकती है, कोई कॉन्टिन्यूटी में नहीं करती, और हर पैकेट को एनर्जी के बोला गया क्वांटम। और एनर्जी जो होती है क्वांटम ऑफ रेडिएशन में वो किसके प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के। तो इससे एक इक्वेशन दी गई, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। E क्या है? एनर्जी ऑफ अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। मतलब E जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और ये है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट H, जिसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट कहा जाता है, और इसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। फिर आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं मेटल सरफेस से, जब रेडिएशन स्ट्राइक करती है तब जो इलेक्ट्रॉन्स एकदम से बाहर आते हैं उसे बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कहाँ से? मेटल सरफेस से। तो इसके लिए 1887 में H हर्ट्ज जो हैं उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इसके बारे में, तो उससे कुछ ऑब्जर्वेशंस पता लगी।
वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजेक्ट हो रहे हैं मेटल सरफेस से। कब तक? जब तक बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस, मतलब जब तक लाइट टकराती है सरफेस पर तब तक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल सरफेस से इजेक्ट होते हैं, मतलब बाहर आते हैं। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इजेक्ट हो रहे हैं वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो इंटेंसिटी या फिर ब्राइटनेस ऑफ लाइट के ही प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब एक टाइम में कितने आएंगे वो सब डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी, जो भी स्ट्राइकिंग फोटोन्स है या फिर स्ट्राइकिंग रेडिएशंस हैं उनकी एनर्जी पर डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते। और जो भी मेटल होता है उसमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना ज़रूरी है। उस फ्रीक्वेंसी को हम न्यू नॉट भी कहते हैं, जिसको नाम दिया गया है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। ये फोटो, इसके अगर थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होता, तब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जब फ्रीक्वेंसी न्यू वो ग्रेटर देन हो जाती है न्यू नॉट, मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो गई, तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आएंगे और ये काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स की वो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज़ हो रही है उसके साथ एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। ये आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो रहा है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल सरफेस से, जब ये मेटल सरफेस से टकराते हैं तो उस टाइम में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजेक्ट करते हैं। इसमें मेटल्स जैसे कि कोई भी ले सकते हैं, पोटेशियम हो सकते हैं, रुबीडियम हो सकते हैं, सीजियम हो सकती है। जब भी ये बीम ऑफ लाइट में एक्सपोज किया जाता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इजेक्ट हो रहे हैं। आपको दिखाई दे रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, ये लाइट आ रही है। तो इन सब से हमें पता लगता है कि इसमें जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे शो हुआ। तो इसमें एक और चीज़ है कि फिर इसी के बाद इससे लाइट का बिहेवियर पता लगना शुरू हुआ। साइंटिस्ट को पता लगा कि जो लाइट या फिर सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी ड्यूअल नेचर है, उनमें वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। जब रेडिएशन है मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो ये पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी शो करती है, और जैसे कि वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी शो करेगी, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। अगर ये मूव कर रही है, आगे चल रही है, तो कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स, वो भी वेव पार्टिकल ड्युअलिटी शो करते हैं। मतलब कि ये इसी के बाद पता लगना शुरू हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनके ड्यूअल बिहेवियर है। कौन सा ड्यूअल है? कि वो वेव लाइक भी शो कर रहा है और पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, और पढ़ेंगे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स, जैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा है और इनके लाइन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन जो है वो है, और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा हमारे इंस्टा अकाउंट को भी चेक कीजिए, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।